हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका सुपरफास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। एक पुस्तक का नाम है पादशाहनामा। किसने लिखा? बताइए किसने लिखा? ऑप्शन दे दें। ऑप्शन ए अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन बी यही अब्दुल हमीद लाहौरी, यही सही है। सही है भाई? हाँ सही है। और बाबरनामा स्वयं बाबर ने तुर्की में, हाँ स्वयं बाबर ने लिखा है। किसमें? तुर्की बाबर। ठीक है भाई, ठीक। चलिए, एक किताब का नाम यूटोपिया। यूटोपिया किसने लिखा है? यूटोपिया, एक किताब है यूटोपिया। यूटोपिया पुस्तक के लेखक, यूटोपिया लिखा थॉमस मोर। थॉमस मोर ने लिखा है। यूटोपिया पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मोर नाम। यूटोपिया थॉमस मोर ने लिखा है। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई। विश्व प्रेस दिवस 3 मई को। विश्व प्रेस दिवस, जो विश्व प्रेस दिवस जो है ये कब है? 3 मई। हाँ, जैव विविधता दिवस कब है भाई? 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। हाँ 22 मई है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई है भाई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई। हाँ, टाइगर दिवस बताइएगा। 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस। हाँ, विश्व टाइगर दिवस। हाँ, विश्व टाइगर दिवस कब है? 29 जुलाई। हाँ, 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, अनुसार बताइए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब है? पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, हाँ 2015 में। तो पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 में। हाँ, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून। हाँ, तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहला पूछा जाएगा तो ये 2015 में हुआ था। अभी 2025 में 11वां हुआ है। 2025 में 11वां हुआ है। ठीक है भाई। तो एक जो है, अच्छा 11वां जो इस बार था, इसका आपसे थीम पूछा जाएगा। ठीक है भाई। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, हाँ एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये 2025 का थीम था। हाँ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है भाई। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, याद रखिएगा, ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का थीम था इस बार। ठीक है भाई। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस। हाँ, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। हाँ 11 जुलाई। ठीक है भाई। हाँ 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई। तो डेमोग्राफी जो है, ये जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी। क्या है? डेमोग्राफी। तो इसमें हाँ जनगणना का जो अध्ययन है वो किया जाता है, डेमोग्राफी। हमने आपको कल बताया था, कैलीग्राफ बताया था, सुंदर लिखावट हमने बताया था। कैलीग्राफ हमने कल बताया था, तो सुंदर लिखावट हमने बताया था। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स है। हाँ, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। तो सिक्कों का अध्ययन पूछा जाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स। हाँ, सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन अगर पूछा जाए तो बता न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स। हाँ, तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये क्या है? सिक्कों का अध्ययन। बात समझ में आया भाई? उत्तर प्रदेश में डाक टिकट संग्रहालय कहाँ है? यूपी में डाक टिकट संग्रहालय कहाँ है? सहारनपुर में। वैसे विश्व डाक दिवस कब है? 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। हाँ, तो विश्व डाक दिवस अगर पूछा जाए तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाँ, विश्व डाक दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है भाई? 9 अक्टूबर को मनाया। सबसे ज्यादा जो है हाँ डाकघर कहाँ? अपने भारत में ही। कहाँ? अपने भारत में। चलिए, विश्व प्रवासी भारतीय दिवस कब है? हाँ, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है? 24 जनवरी। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। हाँ, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी है। और हाँ, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। हाँ, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, बिल्कुल करेक्ट। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, हाँ ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस है। चलिए, तो विश्व उपभोक्ता दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दो बताना। एक तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को है। हाँ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा जाएगा।
तो ये बताना है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अगर पूछा जाए तो इसको बताइएगा, ये 15 मार्च को है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस अगर पूछा जाए तो ये कब है भाई? राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर। कब हो जाएगा? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, हाँ 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। हाँ तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5, हाँ बिल्कुल, विश्व शिक्षक दिवस भी। तो डॉल्फिन दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गया? चलिए तो इसको याद रखें, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है कब? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को हाँ डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई। वैसे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, हाँ राष्ट्रीय एकता दिवस कब है? 31 अक्टूबर को है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, हाँ विश्व मतदाता दिवस 25 जनवरी है। तो विश्व मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को है। ठीक है भाई, तो विश्व मतदाता दिवस 25 जनवरी को है। 31 अक्टूबर को विश्व क्या भाई? एकता दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ है? हाँ बिल्कुल करेक्ट, 23 जनवरी 1897। हाँ 23 जनवरी 1897, हाँ ये सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है। हाँ सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? जन्म। इसीलिए 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस पूछा जाएगा तो क्या बताना है? पराक्रम दिवस हाँ 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। हाँ सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास हैं। कौन है भाई? चित्तरंजन दास हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है भाई, क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। वैसे महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा। बात समझ में आया भाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? लिख लीजिएगा 21 सितंबर को। हाँ अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। हाँ अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस अगर पूछा जाए तो 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? शांति दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए बताइएगा विश्व शौचालय दिवस। हाँ 19 नवंबर को। तो शौचालय मैन ऑफ इंडिया, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कौन है? हाँ टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? हाँ तो याद रखना बिंदेश्वरी पाठक को ही कहा जाता है शौचालय मैन ऑफ इंडिया। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है कब? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय आपसे पूछा शांति दिवस 21 सितंबर को है। हाँ नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? पूछा जाएगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस कब है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। हाँ तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है, नौसेना दिवस। और 8 अक्टूबर को क्या भाई? वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को क्या है? तो वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस ये कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर क्या है? वायुसेना दिवस। 4 दिसंबर क्या है? नौसेना दिवस। 24 दिसंबर क्या? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 2 दिसंबर क्या? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर है दिव्यांग दिवस। 1 दिसंबर है एड्स दिवस। बात समझ में आ गया भाई? तो याद रखिएगा मतदाता दिवस 25 जनवरी। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है। 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस है और बिंदेश्वरी पाठक को ही कहा जाता है द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। 19 जो है नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है। और 2025 का थीम क्या? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई को है। पादशाह नामा एक पुस्तक है, अब्दुल हमीद लाहौर ने लिखा है। यूटोपिया पुस्तक के लेखक थॉमस मोर हैं। और ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में। कहाँ भाई? श्रीनगर में। विश्व प्रेस दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है।
8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात समझ में आया? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। तो हाँ, राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछा जाए तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हाँ, 13 फरवरी बिल्कुल करेक्ट, सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को है। ठीक है भाई? तो राष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछा जाए, राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस कब है? तो विश्व युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है भाई? 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को है। विश्व श्रमिक दिवस कब है? 1 मई को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब है? 1 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब है? 22 अप्रैल। हाँ, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है। हाँ, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व हाँ पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर विश्व हाँ जल दिवस पूछा जाए तो जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को बिहार का जो है स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 बिहार का क्या भाई? स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है भाई? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून और 2015 में ही योग दिवस जो है शुरू किया गया था। पूछा जाएगा विश्व प्रौद्योगिकी दिवस कब है? 11 मई को। लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाएगा। हाँ, विश्व राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। और विश्व जनसंख्या दिवस कब? 11 जुलाई को है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को है। हाँ, बात समझ में? पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 13 अप्रैल को है। 13 अप्रैल को पुस्तक एवं 23 अप्रैल। हाँ, पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस है। हाँ, 23 अप्रैल को पुस्तक एवं क्या हो जाएगा? कॉपीराइट दिवस, कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। हाँ, तो पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस तब है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है भाई? हाँ, 23 अप्रैल को पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। वायुसेना दिवस अभी आपको बताएं, वायुसेना दिवस बताएं 8 अक्टूबर बताएं। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस बताए हैं। 9 अक्टूबर डाक विश्व डाक दिवस बताए हैं। और 13 जो है 31 अक्टूबर को बताएं राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर क्या बताए हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस बताए हैं। ठीक है भाई? तो 11 मई को हाँ प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भी याद रखना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में याद रखना है। विश्व उपभोक्ता वाला पूछेगा 15 मार्च, राष्ट्रीय पूछेगा 24 दिसंबर। राष्ट्रीय कब हो जाएगा? 24 दिसंबर को हो जाएगा। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो हाँ विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। हाँ, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को है। और याद रखना है, अगर पूछे विश्व हाथी दिवस तब भी कब है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को है। ठीक है भाई? 23 अप्रैल को पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया। पराक्रम, तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी। हाँ ठीक है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 कब हुआ था? 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कैंसर, विश्व कैंसर दिवस कब है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। हाँ, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। हाँ, विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस, विश्व हाँ कैंसर दिवस याद रखना है 4 फरवरी को। हाँ, मृदा दिवस 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को जो है हाँ पूछा जाए तो हाँ तो याद रखिएगा। और 6 दिसंबर होमगार्ड स्थापना दिवस कब है? 6 दिसंबर होमगार्ड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर पूछा जाए भारत रत्न कब मिला था, तो लिख लीजिएगा अंबेडकर साहब को भारत रत्न 1990 में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990। हाँ, भारत रत्न कब दिया गया? तो क्या बताना है? 1990। भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न कब मिला? 1990 को मिला है। याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कहां? मध्य प्रदेश में हुआ था, महार जाति में हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था भाई? मध्य प्रदेश में हुआ था। हाँ, 14 अप्रैल 1891 में इनका हुआ था जन्म। कहां हुआ भाई? मध्य प्रदेश में। हाँ, कहां हुआ था?
मध्य प्रदेश में। पहले संविधान सभा में चुनकर गए थे कहां से? बंगाल से। बाद में इनका जो चुनाव हुआ था बंबई से। कहां से हुआ था भाई? बंबई से हुआ था। और इनके द्वारा ही अनुच्छेद 32 को क्या कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसी को इन्होंने कहा कि संविधान का हृदय और आत्मा है। तो इनके अनुसार संविधान का हृदय आत्मा कौन है? तो अनुच्छेद 32 को किसने बताया? तो अंबेडकर साहब ने बताया है। ठीक है भाई, हाँ, किसने बताया है? तो अंबेडकर जी ने बताया है। हाँ, तो भीमराव अंबेडकर भारत रत्न 1990 में मिला। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, हाँ, 11 मई को। चलिए, तो अंबेडकर साहब 1990 में इनको भारत रत्न मिला है। 1956 में मृत्यु हो गया। 56 में मृत्यु हुआ है। जन्म हुआ था 1891 में। ठीक है भाई, हाँ। तो 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस है। 5 दिसंबर मिट्टी दिवस है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को है। मतदाता दिवस कब? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या है? मतदाता दिवस। चलिए, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, हाँ आगे चलिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार क्या बताना भाई? हाँ, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप बढ़ जाएंगे, शांति स्वरूप, हाँ, भटनागर पुरस्कार पूछा जाएगा। ठीक है भाई, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है भाई, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आपको करना क्या है? इसको लिखते हुए चलना, अपने कॉपी में सारी बातों को लिखते हुए चलना है। ठीक है भाई, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पूछा जाए किस क्षेत्र में? तो विज्ञान के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है भाई, चलिए, फिल्म फेयर अवार्ड किसमें? फिल्म के क्षेत्र में, हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड किसमें? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड अगर पूछा जाए, फिल्म फेयर अवार्ड जो है ये मिलता है किसमें? फिल्म के क्षेत्र में, हाँ, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बहुत सारी बातें जो है आपको क्या करना है? सुनना है। ठीक है भाई, अच्छा, हमने आपको बताया था, क्या बताया था भाई? कि सर्वश्रेष्ठ आईफा अवार्ड हर साल मिलता है। सर्वश्रेष्ठ जो भारतीय पिक्चर है उसी को आईफा अवार्ड मिलता है। इस बार का जो है आईफा अवार्ड किसे दिया गया है? तो पिक्चर का नाम है लापता लेडीज। पूछा जाएगा आईफा अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो आईफा अवार्ड किसे मिला है? पिक्चर का नाम है लापता लेडीज। उसमें रवि किशन एक पुलिस वाले की भूमिका निभाए हैं। याद रखिएगा, लापता लेडीज एक ऐसी मूवी है जिसको बनाया आमिर खान की पत्नी किरण राव ने। किसे बनाया है? किरण राव ने बनाया है वो पिक्चर। बात समझ में आई भाई? तो लापता लेडीज पिक्चर बनाया किरण राव, उसकी डायरेक्टर थी किरण राव, जो अक्षय कुमार, उनकी जो आमिर खान की पत्नी है, उन्होंने बनाया था। और वही मूवी जो है, उस मूवी में जो पुलिस बना है, उस पिक्चर में पुलिस का रोल निभाने वाले थे आमिर खान, लेकिन दिया था उसमें कौन सा जो है डेमो दिया, वो क्या नाम है? रवि किशन। तो रवि किशन उसमें अच्छा पुलिस वाले के रोल में आए। ठीक है भाई, तो फिल्म फेयर अवार्ड जो है, हालांकि देखिए जो बातें हम एक्स्ट्रा बताएं इसको सुनिए ध्यान से, और वहां से सवाल बनेगा। अभी हमने बताया फिल्म फेयर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन ये पूछे आईफा अवार्ड सबसे ज्यादा जो है किस फिल्म को दिया गया? कौन सा? तो लापता लेडीज। ठीक है भाई, चलिए, एक अवार्ड का नाम है ट्यूरिंग। क्या पूछा जाएगा? ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में? हाँ, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रहे, ट्यूरिंग अवार्ड अगर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? ट्यूरिंग अवार्ड, हाँ, पूछा जाएगा ट्यूरिंग अवार्ड। तो याद रहे, ये जो अवार्ड दिया जाता है ये कंप्यूटर के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। ट्यूरिंग अवार्ड पूछा जाएगा तो कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है भाई, तो सवाल पूछा जाएगा कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या बताइएगा? कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारे साथ आप रिपीट भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, तो ट्यूरिंग अवार्ड के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म फेयर अवार्ड किस क्षेत्र में? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भूपेन हजारिका का नाम सुना है? भूपेन हजारिका का नाम सुने कि नहीं सुने? भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? तो याद रहे, भूपेन हजारिका, हाँ, इनका नाम याद रखना है। भूपेन हजारिका जो है का संबंध अगर पूछा जाए तो याद रखना है, इनका संबंध गायन से है। ये गायन सिंगर थे। कहां के सिंगर थे? असम का गाना गाते थे भूपेन हजारिका। तो पूछा जाएगा भूपेन हजारिका का संबंध किससे? तो क्या बताना है? गायन से। गायक थे, ये क्या थे भाई? एक मशहूर गायक थे। और कैसा गाना गाते? असमी गाना। कैसा? असमी गाना गाते थे। बात समझ में आया? चलिए, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? बहुत बार बताया, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? हाँ, तो कौन बताएगा भाई? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा जाएगा तो याद रहे इसका उत्तर बताना है एम्स्टर्डम। क्या बताना भाई? एम्स्टर्डम बताना, नीदरलैंड। बिल्कुल सही, एम्स्टर्डम। तो याद रहे ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आएंगे भाई। एम्स्टर्डम, हाँ, एम्स्टर्डम का नाम बताना है।
एम्स्टर्डम, ये बताइएगा ये कहां पड़ता है? नीदरलैंड। कहां पड़ता है भाई? ये नीदरलैंड के अंदर पड़ता है, ठीक है भाई। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल, बड़ा ध्यान से सवाल सुनिएगा, ऐसे ही सवाल पेपर में फंसेगा भाई। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां बताना है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहां पड़ता है? नीदरलैंड में। जैसे सिद्धार्थ नगर के अंदर नौगढ़ है, ऐसे ही नीदरलैंड के अंदर पड़ता है एम्स्टर्डम। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है पूछा जाएगा, क्या बताना है? तो हाँ, एम्स्टर्डम कहां पड़ता है? ये नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है भाई। चलिए, तो विश्व बैंक का मुख्यालय बताइए कहां है? हाँ, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कौन बताएगा? नहीं भाई, गलत हो गया। हाँ, आपको हम क्या पूछ रहे हैं? तो आपसे बैंक पूछ रहे हैं भाई। विश्व बैंक का मुख्यालय बताना है, वाशिंगटन डीसी में है। कहां है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ये वाशिंगटन डीसी बताना है। ये तो अमेरिका की राजधानी है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी बताना है। आपसे यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाएगा, पेरिस बताइएगा। यूनेस्को का मुख्यालय क्या बताइएगा? पेरिस बताइएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो याद रहे, ध्यान से सुनिएगा, ये पेरिस में स्थित है। कहां स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। हाँ, फ्रांस के अंतर्गत स्थित है, तो पेरिस जो है फ्रांस बताइएगा। क्या यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो पेरिस या फ्रांस बताइए, जो भी ऑप्शन रहेगा वही क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे WHO का मुख्यालय पूछा जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, संगठन का मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है, कहां बताइएगा? जिनेवा। कहां बताइएगा? जिनेवा बताइएगा। ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो याद रहे, हाँ, स्विट्जरलैंड बताइएगा या जिनेवा बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय याद रहे, पूछा जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ है? तो 7 अप्रैल, हाँ, 1900 क्या बताएंगे भाई? 48 बताइएगा। हाँ, तो इसकी स्थापना भी याद रखना है। हाँ, तो याद रखना है 7 अप्रैल क्या बताइएगा? 1948। जितना बात हम बता देंगे उसी को क्या करना है? 4 से 5 बार पढ़ना है, ठीक है भाई। ये ऐसी दवा जिसका प्रयोग क्या दिन में 4 बार करिए, होमगार्ड बनिए भाई, ठीक है। तो याद रहे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछा जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्थापना 1948, ठीक है भाई। विश्व व्यापार संगठन अगर पूछा जाए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? जिनेवा में भाई। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। और याद रहे, विश्व व्यापार संगठन, हाँ, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अगर पूछा जाएगा कहां स्थित है भाई? तो यह जिनेवा में है। हाँ, जिनेवा के अंदर है। याद रहे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां बताना है? जिनेवा बताना है। बस केवल ध्यान से सारी बातों को लिखते चलिएगा, सवाल आपका छूटेगा तो बताइएगा भाई, एक भी सवाल छूटेगा नहीं, बस ध्यान से सारी बातों को खाली सुनिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां? जिनेवा में। जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड, जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड का बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई भाई? चलिए, आपसे पूछा जाएगा, अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें तो विश्व व्यापार संगठन तो हो गया भाई। आप बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां है? द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा भाई? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अगर पूछ लिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, हाँ, ये स्थित है कहां पर? जगह का नाम है द हेग। ये कहां पड़ता है? नीदरलैंड के अंदर पड़ता। कहां पड़ता भाई? नीदरलैंड के अंदर पड़ता है। द हेग कहां पड़ता है? नीदरलैंड के अंदर पड़ता है। समझ में आया भाई? तो हाँ, विश्व जो है अगर न्यायालय पूछा जाए, मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यही है। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है भाई। तो द हेग नीदरलैंड के अंदर पड़ता है। आपसे पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? आपसे पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, गलत ना बताइएगा, न्यूयॉर्क बताइएगा। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां भाई? न्यूयॉर्क बताना। यहां लिख देते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो क्या बताइएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क बताइएगा। न्यूयॉर्क कहां है भाई? अमेरिका। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? अमेरिका। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है स्थापना। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, तो देखिए, ध्यान से लिखिए, सुनिए, 4-5 बार रिपीट करिए और आप देखेंगे कि आपके पेपर में जो भी सवाल आएगा, अगर इसमें से, हाँ, इसी में से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा सीधा सीधा। बस इसको क्या करना, 4-5 बार आपको रिपीट करते हुए चलना सवाल। बात समझ में आवे? क्लियर हो गया? चलिए, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना पूछा जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993। हाँ, तो लिखिएगा यहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय
मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग की स्थापना अगर पूछ लिया जाएगा, क्या बताइएगा भाई? 1993। कब बताइएगा? हाँ, 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993। हाँ, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो पूछेगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस। तो विश्व मानवाधिकार दिवस अगर पूछा जाएगा, क्या बताइएगा भाई? 10 दिसंबर बताना है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 को हुआ है। ठीक है भाई, हाँ, कब हुआ है? 1993। हम 4-5 बार रिपीट करेंगे, इससे आपको क्या ध्यान से सुनना है, दिमाग में अपने बैठा के चलना है। आपसे पूछा जाएगा नाबार्ड, क्या? नाबार्ड पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। पूछा जाएगा कि नाबार्ड क्या है? क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा नाबार्ड क्या है। हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि ये नाबार्ड क्या है, ऐसे करके सवाल बनेगा कि नाबार्ड क्या है। तो याद रहे, हाँ, कृषि, क्या? कृषि की सहायता के लिए एक विशेष बैंक है। तो कृषि सहायता करता, क्या करता भाई? कृषि सहायता के लिए, कृषि सहायता के लिए क्या है? बैंक है। क्या भाई? ये बैंक है। कृषि की सहायता के लिए क्या है? एक बैंक है, नाबार्ड। याद रहे, इसकी स्थापना भी याद रखना है। स्थापना क्या भाई? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। याद रहे, नाबार्ड क्या है? कृषि सहायता के लिए बैंक है। स्थापना 12 जुलाई 1982। कब है? 12 जुलाई 1982। ठीक है भाई। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय पूछा जाएगा, तो याद रहे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करेंगे, जिनेवा। हाँ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। आप जो है अगर ईमानदारी से सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, याद रखिए 100 में 80 के ऊपर सवाल यहीं से फंसेगा। ठीक है भाई, चलिए। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, हाँ, ये द हेग में है। द हेग कहां पड़ता भाई? नीदरलैंड में। कहां पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? जिनेवा में। हाँ, बोलते भी रहे, जिनेवा में है। भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? एक गायक, असम के गायक। कहां के भाई? असम के गायक। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में? कंप्यूटर के क्षेत्र में ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। हाँ, याद रहे, आपसे पूछा जाएगा नाटो का मुख्यालय, नाटो का, हाँ, मुख्यालय लिख लीजिएगा। नाटो का मुख्यालय पूछा जाएगा, तो जगह का नाम है ब्रुसेल्स। ये बेल्जियम में। कहां? ये बेल्जियम में। कहां पड़ता भाई? ये बेल्जियम के अंदर पड़ता है। ये भी याद रखना है, कहां पड़ता है? बेल्जियम के अंदर पड़ता। कहां पड़ता भाई? बेल्जियम के अंदर पड़ता। बात समझ में आ भाई? इसरो का मुख्यालय किस शहर में है? बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय किस शहर में है? बेंगलुरु में है। तो पूछा जाएगा इसरो, ISRO, इसरो। हाँ, तो याद रहे, हिंदी में भी लिख देते हैं इसरो का मुख्यालय। तो याद रहे, इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु के अंदर। कहां पर? बेंगलुरु के अंदर इसरो का मुख्यालय कहां पड़ेगा भाई? तो बेंगलुरु के अंदर। कहां पड़ेगा? बेंगलुरु के अंदर। बात क्लियर हो रहा है? इतनी बातें अगर समझ में आया, तो चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। हाँ, तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम अगर पूछा जाए तो क्या नाम था? तो इसका नाम बताइएगा विक्रम। क्या नाम था भाई? हाँ, विक्रम नाम था। क्या नाम था? विक्रम नाम था। चंद्रयान 3 कैलेंडर का क्या नाम था? विक्रम। 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। और याद रहे, 20 सितंबर 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो गया भाई? उतर गया था। हाँ, सॉरी, 23 अगस्त। ठीक है भाई? हाँ, ठीक, बिल्कुल करेक्ट। तो याद रहे, हाँ, ठीक है भाई। तो सवाल आपके पेपर में बिल्कुल करेक्ट 23 अगस्त ही है, याद रहे। चलिए, तो चंद्रयान 3 का लैंडर पूछा जाए कि लैंडर का नाम, तो क्या बताइएगा? विक्रम बताना है। बात समझ में आया भाई? हाँ, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या हो जाएगा? विक्रम हो जाएगा। रोवर का नाम तो प्रज्ञान था। रोवर का नाम क्या था भाई? प्रज्ञान। तो यही लिख देते हैं, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम हो गया। और अगर चंद्रयान 3 के रोवर का नाम पूछा जाएगा, तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम अगर पूछा जाए, रोवर का नाम पूछा जाए, तो प्रज्ञान बताना। क्या बताना है?
प्रज्ञान बताना। क्या बताइएगा? प्रज्ञान बताइए। क्या बताइएगा? प्रज्ञान बताइएगा। समझ में आया भाई इतनी बातें? चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा कहां है? जिनेवा के अंदर है। समझ में आया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 कब हुआ? 1993 में हुआ है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पूछेगा नाबार्ड क्या है? कृषि सहायता के लिए एक बैंक है, इसका मुख्यालय बंबई में। कहां है ये वाला बैंक? कहां है? तो नाबार्ड पूछा जाएगा, इसका मुख्यालय बंबई में। कहां भाई? इसका मुख्यालय बंबई में। जितनी बातें बताएं बस उसी को खाली समझिएगा, कोई भी मार्केट से एक भी किताब लेने की जरूरत नहीं। बस खाली 2 घंटा कहानी को सुनिए और आप देखेंगे जितना भी सवाल आएगा उसमें 80 प्लस सवाल आपको यहीं से मिलेगा। और करना कितना है? बस आप ज्यादा से ज्यादा 70 सवाल तक करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग 80-85 पर बात कर रहे हैं। ठीक है भाई? चलिए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। बात समझो। यूनेस्को का मुख्यालय कहां? पेरिस फ्रांस में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इतनी बातें अगर समझ में आया तो बताइएगा। हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार याद रखिएगा पिक्चर का नाम है लापता लेडीज। लापता लेडीज एक जबरदस्त पिक्चर है। पिक्चर देखिएगा। लापता लेडीज में विवाह करके जो है 2 लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, बस पत्नियां बदल जाती हैं, वो दुल्हन बदल जाती है। पिक्चर देखिएगा, बड़ा मजेदार पिक्चर है। ठीक है भाई? तो हाँ, तो उसको देखिएगा। चलिए, तो नाटो का मुख्यालय कहां? बेल्जियम ब्रुसेल्स में है भाई। तो इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु के अंदर। इसरो का मुख्यालय कहां पड़ेगा? बेंगलुरु के अंदर पड़ेगा। समझ में आया इतनी बातें? चलिए, तो पूछा जाएगा कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कहां से छोड़ा गया था? लिखिएगा, भारत का पहला उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह अगर पूछा जाए, हाँ आर्यभट्ट अगर पूछ लिया जाए, भारत का पहला उपग्रह क्या भाई? तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट है। इसको कब छोड़ा गया था? डेट याद रखना है 1975। 1975 आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया? कब छोड़ा गया? तो याद रखना डेट इसका हम यही बताते चलें, 19 अप्रैल 1975। क्या? 19 अप्रैल 1975। हाँ, 1975। थोड़ा सा मेहनत करना है बस, इसके बाद क्या आपका जीवन क्या बदल जाएगा भाई। थोड़ा सा मेहनत ही करना है। और मेहनत क्या? कहीं खेत नहीं बोड़ना है, खेत नहीं कोना बनाना है, बस बैठ के दिमाग का प्रयोग करना है। जो बातें बताएं उसी को 4 बार पढ़िए और सुनिए, बस समस्या हो जाएगा खत्म। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा भाई। तो नाबार्ड क्या है? कृषि सहायता के लिए बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय बंबई। मुख्यालय कहां भाई? तो नाबार्ड का मुख्यालय बंबई में है। अच्छा, आरबीआई का मुख्यालय भी बंबई में। हाँ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? मुंबई के अंदर है। तो एसबीआई का मुख्यालय भी बंबई में है। एसबीआई का मुख्यालय भी कहां है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी कहां मिलेगा भाई? तो बंबई के अंदर मिलेगा। ठीक है भाई? आरबीआई का मुख्यालय कहां है? कुछ बातें दिमाग में बैठा लीजिए, हर चीज लिखना नहीं है, कुछ बातें सुनना है। तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बैंकों का बैंक। क्या हमारा खाता आरबीआई में खुलेगा? कभी नहीं खुलेगा। हमारा खाता पंजाब में खुल सकता है, लेकिन कभी भी आरबीआई में नहीं खुलता है। समझ में आया? चलिए, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। अंतरिक्ष में जाने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली, हाँ अंतरिक्ष में जाने वाली पहली, हाँ अगर पूछा जाए भारतीय मूल की महिला, भारतीय मूल की महिला का क्या नाम है? तो पहली भारतीय मूल की महिला अगर पूछा जाए तो बताइए कल्पना चावला। क्या बताइएगा भाई? ये कल्पना चावला रहने, ध्यान से सुनिएगा, ये रहने वाली थी कहां? हरियाणा के। जन्म हरियाणा में हुआ, चली गई अमेरिका और वहीं की क्या बन गई? नागरिक बन गई। तो भारतीय मूल की अमेरिका की नागरिक कल्पना चावला हम बचपन में भी जानते हैं और हमको पता है, जब भी हम लोग पढ़ते थे तो लड़कियों को यही उदाहरण दिया जाता था कि आप बनिए कल्पना चावला की तरह बनिए। बात समझ में आया भी? तो ये हम लोग उदाहरण देते थे। और याद रखिएगा कि इनका जो है, इनका तो निधन हो गया, ये अब हम लोगों के बीच में नहीं रही, लेकिन याद रखिएगा कि इन्होंने अपना नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया है। बात समझ में आया? तो याद रखना है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? मानव ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? हाँ, तो मानव ने अगर पूछा जाए चंद्रमा पर कदम कब रखा, कब रखा, तो याद रखिएगा मानव ने कदम रखा था 1969 में। हाँ, कौन व्यक्ति था? नील आर्मस्ट्रांग। तो याद रखना है नील आर्मस्ट्रांग का नाम याद रखना है, नील आर्मस्ट्रांग का नाम याद रखना है। और हम लोग तो इनको कक्षा 8 में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई? हाँ, तो आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग का नाम याद रखिएगा, ये आर्मस्ट्रांग का नाम याद रखिएगा। नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन काम बड़ा ही जबरदस्त रहा। किसका? नील आर्मस्ट्रांग का। बात समझ में आया? चंद्रमा के सतह पर 1969 में इनके द्वारा क्या रखा गया भाई? कदम रखा गया। नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। तो सवाल पूछेगा कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, तो डेट अगर पूछेगा तो 1969 में।
और व्यक्ति का नाम पूछेगा तो क्या बताइएगा, नील आर्मस्ट्रांग का नाम बताइएगा। ठीक है भाई। अच्छा, आपने नाम सुना होगा NSG, मोदी जी के जो है, हाँ, मोदी जी के पीछे जो लगे होते वो NSG, इनको ब्लैक कमांडो कहा जाता है। तो NSG का मुख्यालय पूछा जाएगा कहां है, हाँ, नई दिल्ली, बिल्कुल सही है। तो NSG का मुख्यालय लिख के चलिएगा, पूछा जाएगा कि नई दिल्ली में ही NSG का मुख्यालय पूछा जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हाँ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अगर पूछा जाए, गार्ड का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहां पड़ेगा, जगह का नाम मेहराम नगर, नई दिल्ली। तो याद रखिए आप, डायरेक्ट नई दिल्ली याद रखिएगा, नई दिल्ली के अंदर जो है, हाँ, NSG, जिनको ब्लैक कमांडो क्या कहा जाता भाई, ब्लैक कमांडो कहा जाता है। NSG की स्थापना 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ था NSG की स्थापना। हाँ, इनका काम क्या होता भाई, इनका काम होता है, चाहे हमारे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हाँ, इन सबके सिक्योरिटी में इनका जो है, इनकी ड्यूटी लगती है। तो बड़ा ही, हाँ, क्या भाई, बड़ा ही कठिन कार्य होता है। और ऐसे लोग जो है अपने जान पर खेल कर जो है क्या करते हैं भाई, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे लोगों का क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो ये वाला बात याद रखिएगा। DRDO का मुख्यालय पूछा जाएगा, हाँ, DRDO का मुख्यालय कहां है, तो बताइएगा दिल्ली में ही, नई दिल्ली में। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली, हाँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1958, हाँ, स्थापना कब हुआ था भाई, हाँ, स्थापना हुआ था 1958 में। स्थापना कब हुआ था, 1958। तो सवाल कैसे पूछेगा, कहेगा DRDO की स्थापना कब हुआ, तो बताइएगा 1958, ऑप्शन खोजिएगा, उसको क्या करना, गोला कर देना है, काम खत्म हो गया भाई। ठीक है, तो DRDO का मुख्यालय पूछेगा, नई दिल्ली वाला ऑप्शन खोज के गोला कर देना है, वही वाला काम हो गया भाई, सही। ठीक, तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना पूछेगा तो 1958 में हुआ है। और अभी हमने इसरो बताया है, बेंगलुरु बता दिया, इसरो बताया ना भाई, हाँ, अभी हमने बताया, इसरो बताया है। अच्छा, ये करता क्या है, ये भारत के लिए हथियार बनाता है, ये हवाई जहाज बनाता है, छोटा छोटा ड्रोन बनाता है, मतलब भारत को ये क्या करता है, भारत की सेना को मजबूत करने का काम करता है। अभी इसके द्वारा बनाया गया एक वायुयान बनाया, इसका नाम रखा गया लक्ष्य। तो पूछा गया लक्ष्य क्या है, ध्यान रहे, पूछ लेगा कि लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य क्या है ऐसे पूछेगा तो ध्यान रहे बताइएगा, यह DRDO द्वारा विकसित एक वायुयान है। DRDO द्वारा, हाँ, विकसित क्या है भाई, ये DRDO द्वारा विकसित क्या है, एक वायुयान है। क्या, एक वायुयान है, DRDO के द्वारा विकसित एक वायुयान है। तो DRDO का काम होता है हमारे देश के सैनिकों के लिए हथियार बना देना, उनको सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध करा देना, ये सब काम होता है DRDO का। और इसका मुख्यालय कहां, नई दिल्ली में है। स्थापना 1958, कब हुआ भाई, 1958 में हुआ है DRDO। तो सवाल समझ में आया, क्या पूछेगा, लक्ष्य क्या है। ठीक है भाई, लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य याद रखना है कि लक्ष्य एक वायुयान है, हाँ, एक वायुयान है। ठीक है भाई, जो नहीं पढ़ा है वो कहेगा लक्ष्य क्या है, तो बता देगा लक्ष्य एक पिक्चर का नाम है भाई। ठीक है, लेकिन जो पढ़ा वो बताएगा लक्ष्य पिक्चर नहीं है। DRDO क्या भाई, DRDO के द्वारा बनाया गया एक वायुयान है। क्या है, एक वायुयान है जो भारतीय सेना को मजबूत करने का काम करता है। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर बात करें भारत का सबसे पुराना पैरा मिलिट्री क्या है, भारत का सबसे पुराना जो है असम राइफल। तो भारत का सबसे पुराना अगर पूछा जाएगा पैरा मिलिट्री, भारत का सबसे पुराना पैरा मिलिट्री, तो क्या बताइएगा भाई, असम राइफल बताइएगा। यहां लिख देते हैं भाई, भारत का सबसे पुराना पैरा मिलिट्री, भारत का सबसे पुराना पैरा मिलिट्री क्या बताइएगा भाई, पैरा मिलिट्री बताइएगा। तो यह हो जाएगा असम राइफल। क्या हो जाएगा भाई, असम राइफल हो जाएगा, असम, हाँ, राइफल। तो याद रखना है असम राइफल। तो भारत का सबसे पुराना, हाँ, पैरा मिलिट्री क्या है, असम राइफल है। फार्म तो बहुत सारे लोग भर रहे हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग, क्या केवल मुट्ठी भर लोग ही पढ़ने वाले हैं, उन्हीं का सिलेक्शन, जो पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना है। बाकी लोग जो है तो वहां जाके तुक्का ही मारेंगे, तो तुक्का नहीं मारना है, याद से क्या करना भाई, यहां पर हम लोगों का काम क्या भाई, एकदम खोज के कितने सवाल, लगभग 80 के ऊपर सवाल सही करके जाना है। ठीक है भाई, तो भारत का सबसे पुराना पहला मिलिट्री पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिलिट्री असम राइफल, AR, असम राइफल। ठीक है भाई, असम राइफल याद रखिएगा, यही भारत का क्या है, हाँ, सबसे पुराना जो है क्या हो जाएगा भाई, यही पैरा मिलिट्री है। चलिए, तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम पूछा जाएगा, विक्रम बताइएगा। क्या बताना है भाई, विक्रम। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम पूछेगा तो प्रज्ञान बताइए, क्या बताना है, प्रज्ञान। भारत का पहला उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है, आर्यभट्ट। और सवाल अगर घुमा दिया तो पूछेगा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, तो डेट बताएगा 1975। कब छोड़ा गया, 1975। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला का नाम क्या है, कल्पना चावला। क्या नाम है भाई,
कल्पना चावला। मानव ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो 1969। नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग। क्या नाम था भाई? नील आर्मस्ट्रांग नाम था। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी पूछा जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1986 में। हाँ 1986 में। हाँ छोटी छोटी बात एकदम लिखते चलिएगा, कुछ छोड़िएगा नहीं भाई। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ है? 1958 में हुआ है। लक्ष्य क्या है? एक डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया वायुयान। क्या हो जाएगा? विकसित किया गया वायुयान हो जाएगा। बात समझ में आया भाई? चलिए आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मोस क्या है? क्या पूछा जाएगा? ब्रह्मोस क्या है? हाँ तो याद रखना है, अगर पूछा जाए ब्रह्मोस क्या है तो याद रखना है यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। क्या भाई? तो पूछा जाएगा सतह से सतह पर क्या, सतह से सतह पर क्या मार करने वाली मिसाइल है। तो सतह से सतह पर हाँ मार करने वाली मिसाइल है। तो याद रखना है मार करने वाली मिसाइल है। क्या है ये? तो मिसाइल। तो सवाल पूछेगा कि ब्रह्मोस क्या है तो क्या बताइएगा? सतह से। हाँ सब लिखते रहिए, एकदम लिखते रहिए, आपका काम बंद नहीं होना चाहिए। जैसे हम अपना काम कर रहे हैं ऐसे आपको भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। जितनी बातें हम बोल रहे हैं हर बात अपने कॉपी में आप लिखते चलेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। और आप देखिएगा इसके बाद आपको जो बहुत सारे प्रश्नों को अभी आपके ग्रुप में भेजा जाएगा, मिलाने का काम करेंगे और आप देखेंगे कि ये सवाल सब क्या भाई रामबाण है। ठीक है भाई? चलिए तो ब्रह्मोस क्या है तो आपको बताना सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। पूछेगा ब्रह्मोस क्या है तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। याद रहे भारत और रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से? भारत और रूस के सहयोग से क्या बनाया गया? ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? ब्रह्मोस मिसाइल बनाया। किसके सहयोग से? भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया क्या? ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया। बात समझ में आ गया भाई? चलिए तो एक खिलाड़ी का नाम है पंकज आडवाणी। क्या नाम है? पंकज आडवाणी। क्या खेलते हैं ऐसे पूछेगा तो याद रखना है। हाँ तो पंकज आडवाणी का संबंध अगर पूछा जाए तो पंकज आडवाणी का संबंध पूछा जाए तो ध्यान से बताइएगा ये बिलियर्ड खेलते हैं। क्या खेलते हैं? ये बिलियर्ड खेलते हैं। ठीक है भाई? तो पंकज इसीलिए इस बार, पहले तो होमगार्ड जो है ऐसे ही हो जाता था, 15 साल पहले ऐसे हो जाता था, लेकिन इस बार का जो होमगार्ड है ये अपने आप में क्या भाई, अपने आप में पुलिस को टक्कर देने वाले हैं। तो इसलिए इस बार के होमगार्ड और पुराने होमगार्ड में क्या रहेगा? जमीन आसमान का अंतर होने वाला है। समझ में आया? तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक सवाल हाँ कैसे जो है आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है वो सुनिएगा। पूछा जाएगा पंकज आडवाणी का संबंध किससे? क्या बताइएगा? बिलियर्ड से। क्या खेलते हैं भाई? बिलियर्ड खेलते हैं। भले आप बिलियर्ड ना खेले हो लेकिन आप गुल्ली डंडा खेले हो, लेकिन बिलियर्ड याद रखना है। ये भले आपके काम का नहीं लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही पेपर में आएगा आपसे। समझ में आया भाई? चलिए तो क्या आपने मैरी कॉम का नाम सुना है? मैरी कॉम का नाम सुना है तो मैरी कॉम क्या है? मुक्केबाज है। तो पूछेगा कि मैरी कॉम का संबंध किससे? तो बॉक्सिंग। मुक्केबाज माने बॉक्सिंग। तो याद रखना मैरी कॉम का संबंध पूछा जाएगा, मैरी कॉम का संबंध अगर पूछा जाए तो बॉक्सिंग बताइएगा। क्या बताना भाई? बॉक्सिंग बताइएगा। ध्यान रहे इनके ऊपर पिक्चर भी बन गया, पिक्चर का नाम है द मॉम। क्या नाम है? सुपर मॉम। ये प्रियंका चोपड़ा की मूवी है मैरी कॉम सुपर मॉम। ठीक है? उस पिक्चर को देख लेंगे तो किस प्रकार जो है हाँ किनके द्वारा जो है एक बेहतर जो है प्रदर्शन किया गया और हाँ कई बार गोल्ड मेडल भी जीता गया। तो मैरी कॉम का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। ये कहां की रहने वाली हैं? मां से मैरी कॉम, मां से मणिपुर। कहां की? मणिपुर। तो पूछेगा मैरी कॉम का संबंध कहां से है? तो मणिपुर से। छोटी छोटी बात को लिखते चलिएगा, हर चीज लिखते हुए चलना भाई। समझ में आया? क्या करना है? लिखना है। 3 महीना मेहनत करना है। इसके बाद आपका काम क्या? आपका जो है यहां से क्या काम आपका बन जाएगा भाई। ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए समझ में आया भाई? मैरी कॉम का संबंध क्या है? तो बॉक्सिंग से है। ये क्या? हाँ बॉक्सिंग से है मैरी कॉम। क्लियर हो गया भाई? तो किससे संबंधित है भाई? बॉक्सिंग से संबंधित है। क्या मैरी कॉम का संबंध किससे हो जाएगा? बॉक्सिंग से। आपसे पूछेगा राफेल क्या होता है? राफेल क्या है तो बताइएगा लड़ाकू विमान है। हाँ राफेल क्या है? तो राफेल जो है बता दीजिएगा लड़ाकू विमान है। क्या है भाई? लड़ाकू विमान है। राफेल क्या है? तो लड़ाकू विमान है। जो पढ़ा नहीं वो बता देगा रिफाइन है। रा से रिफाइन बता देगा भैया, लेकिन जो पढ़ रहा वो बताएगा राफेल क्या है? ये लड़ाकू विमान है। क्या भाई? लड़ाकू विमान है। सुनील छेत्री का संबंध किससे है? सुनील छेत्री फुटबॉल खेलते हैं। हाँ तो सुनील छेत्री का संबंध किससे है? सुनील छेत्री का संबंध पूछा जाएगा फुटबॉल से संबंधित है।
सुनील छेत्री का संबंध अगर पूछा जाए किससे तो क्या बताइएगा? यह संबंध फुटबॉल से है। मतलब सुनील छेत्री फुटबॉल खेलते हैं। हम जो बताएं इसको आप कॉपी में लिखें, 4 बार पढ़ें, आपकी समस्या खत्म। ठीक है भाई? तो दिन में क्या, दिन में अपना जो है जो कर रहे हैं वो करिए। रात में क्या, वर्दी पहन के क्या करना भाई? रात में वर्दी पहन के और तमाकू लेके अपना काम फतेह करना है भाई। ठीक है? और वेतन भी लगभग, हाँ इसमें जो है आपका वेतन 1 जनवरी 2026 से 38,000, कितना? 38,000 रुपए। समझ में आया? थाने में ड्यूटी लगेगा तो आपको मिलेगा AK-47। भले AK-47 कभी आप चला ना पाए, लेकिन कंधे पर मिलेगा टांगने के लिए। AK-47 टांग के जो है ड्यूटी करना भाई। समझ में आया? क्लियर हो गया भाई इतनी बातें? तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? ओलंपिक में भारत ने पहला हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? तो ध्यान सुनिएगा, ओलंपिक, हाँ ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो यह बात है कब जीता, स्वर्ण पदक कब जीता था? बिल्कुल करेक्ट। तो याद रहिए बात है 1928। कब की बात है भाई? 1928 की बात है। ओलंपिक में भारत ने पहला, हाँ ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण किसमें? हॉकी में। किसमें? हॉकी। याद रहे, किसमें बताना भाई? हॉकी। याद रहे, कोष्टक में कहीं हॉकी भी लिखते चलिएगा तो सवाल पूछेगा ओलंपिक खेल में हॉकी में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता? बात हमारी समझ में आ रहा भाई? ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कब जीता? तो क्या बताइएगा? 1928। क्या बताना भाई? 1928 बताना है। क्या आपने रोहन बोपन्ना का नाम सुना है? आप कहेंगे रोहन बोपन्ना कौन है भैया? ये रोहन बोपन्ना, याद रहे, ये कोई लोकल व्यक्ति नहीं है, ये टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना का संबंध पूछा जाए तो टेनिस से है। किस खेल से है? टेनिस से है। ठीक है भाई? तो रोहन बोपन्ना का संबंध क्या भाई? टेनिस से है। ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, पेपर ऐसे नहीं पूछेगा। पेपर में सवाल जब देगा तो जो बच्चा पढ़ा वो तो हंस के लगा देगा, बाकी बच्चे अपना जो है क्या, उनके सर में जुआ पड़ जाएंगे, खाली खुजलाते रहते बार बार ऐसे ऐसे। ठीक है भाई? तो याद रहे यहां पर जो है, यहां वाला ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भाई? सुनील कुमार क्या खेलते हैं? कुश्ती। सुनील कुमार क्या खेलते हैं भाई? कुश्ती। तो आपके गांव वाले सुनील नहीं, हाँ ये हरियाणा वाले सुनील कुमार। तो इनका संबंध किससे भाई? कुश्ती से है। तो सवाल पूछेगा कि सुनील कुमार का संबंध किससे है? तो क्या बताइएगा? कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से। क्या गगन नारंग का नाम सुने हैं? गगन नारंग का नाम नहीं सुने क्या? अरे निशानेबाजी में है। तो गगन नारंग का संबंध पूछा जाएगा। क्या बताइएगा? गगन नारंग का संबंध किससे भाई? निशानेबाजी से है। निशानेबाजी से है। याद रहे, निशानेबाजी। गगन नारंग का नाम पूछेगा, क्या बताइएगा? निशानेबाजी से। किससे संबंधित है? हाँ निशानेबाजी से। समझ पा रहे हैं भाई बातें? चलिए, तो हमने आपको क्या क्या बताया? हमने मैरी कॉम बताया, किससे? बॉक्सिंग। किससे? बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है भाई? हमने कहा नहीं समझ में आया, इनके ऊपर पिक्चर भी बन गया भाई। मैरी कॉम, सुपर मॉम, किस प्रकार अपने बच्चे को लेकर इन्होंने क्या किया, हाँ इसमें गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने क्या किया? भारत का मान बढ़ाया। किसने? मैरी कॉम। ठीक है भाई? पंकज आडवाणी का संबंध किससे है? बिलियर्ड से है। कौन सा खेल है ये? बिलियर्ड। तो बिलियर्ड खेल याद रखिएगा, पंकज आडवाणी। ब्रह्मोस क्या है? एक मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करेगा। इसको बनाया भारत और रूस, 2 देश मिलकर बनाया, भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। समझ में आया? भारत और रूस ने मिलकर बनाया। ये राफेल क्या है? ये लड़ाकू विमान है। राफेल क्या भाई? लड़ाकू विमान। क्या भारत में बना? नहीं, खरीदा गया। मोदी जी ने खरीदा। किससे? किससे खरीदा? ये राफेल खरीद लिया फ्रांस से। ये राफेल किससे खरीदा भाई? फ्रांस से खरीदा। क्या राफेल किससे खरीदा? इस पर तो विवाद हो गया था, इस पर विवाद हो गया था भाई। ठीक है? इसमें पैसे को लेकर जो है विवाद हो गया था। तो राफेल याद रखिएगा कहां से? हाँ राफेल विमान याद रखिएगा फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। सुनील छेत्री का संबंध क्या है? फुटबॉल से है। तो सुनील छेत्री क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। ओलंपिक ने भारत में जो है, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1928 में स्वर्ण पदक जीता। किसने? भारत ने, हॉकी में। अब ऐसा सवाल आएगा तो जो खाली फार्म घूम घूम के भर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे भाई? वो चक्कर खा के गिर जाएंगे, उनको ये सब समझ में नहीं आएगा। पूछेगा जिगर का संबंध किस खेल से? जिगर। हाँ, तो जिगर का संबंध पूछा जाएगा। जिगर का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? तो याद रहे, हाँ जिगर का संबंध हो जाता है बिलियर्ड से। क्या? बिलियर्ड खेल से है। जिगर का संबंध किससे है? बिलियर्ड से। एक तो जिगर पिक्चरों का नाम बा, ठीक बा? तो वो पिक्चर के दांत ना है, वो खेल से सम, क्या खेल से। पूछा जाएगा आयरन शब्द का संबंध किससे है? गोल्फ से। आयरन शब्द का संबंध पूछा जाएगा। आयरन शब्द का संबंध किससे है?
तो बताइएगा आयरन शब्द का संबंध जो है याद रहे ये किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित। किससे? गोल्फ से संबंधित है। ये गरीबों का गेम नहीं है, ये अमीरों का गेम है। गरीब तो गोली खेल के काम चलाता है भैया, हाँ गरीब जो है गोली गुल्ली डंडा और बित्ती बित्ती खेल लेता है, लेकिन ये जो है हाँ ये याद रखिएगा ये बड़े अमीरों का गेम है। क्या? अमीरों का गेम है। तो जिगर जो है बिलियर्ड, याद रखिए जिगर शब्द का संबंध किससे है? बिलियर्ड से है। आयरन शब्द का संबंध किससे भाई? तो याद रखिए आयरन किससे? गोल्फ से। याद रखिएगा चाइना मैन शब्द पूछा जाएगा। चाइना मैन, हाँ तो चाइना मैन शब्द का संबंध क्रिकेट से है। चाइना मैन शब्द का संबंध अगर पूछा जाए तो याद रहे चाइना मैन शब्द का संबंध क्रिकेट से है। हाँ क्रिकेट से भाई, क्रिकेट से। चाइना मैन वो गांव वाला क्रिकेट की बात नहीं कर रहे भाई, क्रिकेट, हाँ चाइना मैन जो क्रिकेट खेलता है, याद रहे उसको भी नहीं पता है, गांव वाला बच्चा क्रिकेट खेल रहा है उसको भी नहीं पता है कि चाइना मैन, वो पूछ जाएगा चाइना वाला बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चाइना मैन का शब्द किसे है? तो क्रिकेट से समय। थर्ड आई माने तीसरी आंख, तीसरी आंख माने तीसरा एम्पायर, थर्ड अंपायर, तीसरी आंख किससे? क्रिकेट से। तो पूछा जाएगा। अब हमें एक बात यहां बताइएगा, एक बात यहां बताइए, आप हमें बताइएगा कि क्रिकेट में कै खिलाड़ी? हाँ क्रिकेट में भैया 11 खिलाड़ी। आप हमें बताइए फुटबॉल में कै खिलाड़ी? फुटबॉल में कितना? 11। आप हमको बताएं हॉकी में कै खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। आप बताइए पोलो में कै खिलाड़ी? तो याद रखना पोलो एक खेल है जिसमें होते हैं भैया कितना? 4। कितने? 4। एक खेल का नाम है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कै खिलाड़ी? तो याद रखना 5 खिलाड़ी। आप बताइए वॉलीबॉल में कै खिलाड़ी? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। रट लियो, एक एक सवाल रटे बाय, ठीक है। तो वॉलीबॉल में कितना? 6। कबड्डी में कितना? कबड्डी के अंदर 7 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी। खो खो में 9 खिलाड़ी। खो खो में कितना? 9 खिलाड़ी। एकदम याद रहे भाई, एक एक सवाल जो है याद रखना है। और पूछा जाएगा रग्बी फुटबॉल में कै खिलाड़ी? तो रग्बी फुटबॉल के अंदर कितना? तो 12। क्या? रग्बी 15। रग्बी में 15 खिलाड़ी। तो सबको रट लेना है एक एक सवाल, कहीं से भी पूछेगा। हाँ बैडमिंटन में 1 या 2, टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में 1 या 2, टेनिस में 1 या 2। समझ में आया भाई? सब लिख के चलना है, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहां से सारे खिलाड़ियों की संख्या याद रखिएगा, सवाल यहां से पूछ लेगा, मिलाने के लिए सवाल आएगा। समझ में आया? तो क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, खो खो में 9, रग्बी फुटबॉल में 15। याद रहे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, अमेरिका का बेसबॉल है। आपसे पूछेगा अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, तो हाँ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो यह हो जाएगा बेसबॉल। कौन खेल? बेसबॉल। अमेरिका का क्या हो जाएगा भाई? बेसबॉल। हाँ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, अमेरिका का बेसबॉल। याद रहे, महत्वपूर्ण है। चलिए समझ में आया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना पैसा मिलता है? 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, हाँ नाम बदल गया भाई। हाँ तो खेल रत्न पुरस्कार अगर पूछा जाए, हाँ पुरस्कार में, हाँ तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलता है? हाँ तो याद रहे, हाँ इसमें कितना मिलेगा भाई? 25 लाख रुपया। कितना मिलता है? 25 लाख मिलता भाई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपया मिलता। कितना मिलता है? 25 लाख रुपया मिलता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना है? 25 लाख रुपया मिलता है। इतनी बातें अगर समझ में आए तो बताइएगा भाई। क्लियर हो गया इतनी बातें? चलिए, एक कप का नाम है सुधी रमन कप। सुधी रमन कप का संबंध किस खेल से है? सुधी रमन कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है सुधी रमन कप जो है बैडमिंटन से संबंधित। हाँ तो सुधी रमन कप का संबंध किससे है? तो याद रखना है ये जो है हो जाएगा बैडमिंटन। किससे हो जाएगा भाई? बैडमिंटन से हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित है। सुधी रमन कप का संबंध किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से संबंधित है। ध्यान से सारी बातों को सुनिए और लिखना है और 4 बार दोहराइएगा, समस्या क्या खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई? क्लियर हो गया? सुधी रमन क्या पूछा जाएगा, कप का संबंध किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से। क्लियर हो गया? अच्छा सबसे बड़ा घास ना हो बांस। बांस एक घास है। हाँ वो लकड़ी ना बता दियो। बांस क्या है? घास है। बांस क्या है? घास है। तो सबसे बड़ा घास का ना हो बांस। बांस सबसे बड़ा घास। अच्छा फिर पूछी किस पेड़ को आतंकवादी कहते हैं? यूकेलिप्टस। लिपस्टिक का पेड़ वो है आतंकवादी हो। पूछो कहाँ है? कहाँ है आतंकवादी हो? बंदूक लिया बका? नहीं, वो जहां लगा देंगे यूकेलिप्टस वो अगल बगल में क्या करेगा भाई? अगल बगल के पानी सोख लेगा, सूखा पड़ जाएगा, इसीलिए उसको आतंकवादी घोषित किया गया।
तो पूछेगा किस पेड़ को आतंकवादी घोषित किया गया, क्या बताइएगा? यूकेलिप्टस को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। समझ में आया? तो ऐसे सवाल पूछेगा। पेपर में कैसे पूछेगा? ऐसे करेगा, उस सवाल में थोड़ा सा चेंज करेगा, कहेगा ग्रीन गोल्ड के नाम से मशहूर किस वृक्ष को भारत में आतंकवादी घोषित किया गया? तो तुरंत दिमाग लगा लियो कि बात लिपस्टिक का हो, यूकेलिप्टस आतंकवादी हो का लिपस्टिक, बता देबो ना? क्लियर हो गया भाई? चलिए, तो क्रिकेट में क्या खिलाड़ी? 11। फुटबॉल में, हॉकी में, पोलो खेल, पोलो घोड़ा बैठ के, नीचे गेना, हाथ में डंडा, वो घोड़े बैठकर खेलते हैं। ये भी बड़े अमीरों का गेम है पोलो, ठीक है भाई? यही तो खेल रहा था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, यह खेल खेलत रहा, घोड़े पर बैठ के गोला कर रहा था, बॉल मार रहा था, वही घोड़े पर की गिर गए। अब क्या हो गया? चलिए खत्म। तो पूछेगा कि किस जो है किस गुलाम वंश के शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी? नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था भाई? कुतुबुद्दीन नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये घोड़े से गिरकर मर गया था। कौन खेल खेलत रहा? पोलो। इसी पोलो को चौगान कहते हैं, ठीक है भाई? चलिए, तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, खो खो में कितना? 9, कबड्डी में कितना? 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4 खिलाड़ी। और कुतुबुद्दीन ऐबक गिर के निपट गया, मर गया, ठीक है भाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो सुधीर रमन कप का संबंध बैडमिंटन से है भाई, ठीक है? चाइना मैन शब्द कौन है खेल से? क्रिकेट से। चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है, तो चाइना मैन शब्द का संबंध क्रिकेट से है। जिगर का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से है। जिगर का संबंध बिलियर्ड से है। आयरन शब्द का संबंध गोल्फ से है। आयरन किससे? गोल्फ से। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो याद रखना है अहमदाबाद। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ा स्टेडियम याद रखिएगा, ये कहां है भाई? हाँ, तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम ये आपको मिलेगा मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद। हाँ, स्टेडियम यही तो है, मोदी जी नाम हो गया। अरे इसका नाम बदल गया, अब याद हो गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम क्या मोटेरा स्टेडियम? ये कहां पड़ता है? ये पड़ता अहमदाबाद में। कहां पड़ता भाई? अहमदाबाद में। और इसका नाम बदल गया, क्या हो गया? हाँ, तो अहमदाबाद में याद रखना। अहमदाबाद में है, गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। और इसका नाम बदलकर क्या हो गया? तो याद रखिएगा, इसका नाम बदल गया भाई। तो अगर पूछेगा मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो नाम बदलकर हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या हो गया भाई? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां है, तो क्या बताइएगा? अहमदाबाद। और अहमदाबाद गुजरात। पूछा जाएगा कि कच्छ का रण कहां है? हाँ, कच्छ का रण अगर पूछा जाए तो याद रहे, कच्छ का रण ये जगह है। ये क्या है? ये जगह है। ये कहां पड़ता है भाई? ये गुजरात में पड़ता है। हाँ, ये गुजरात में पड़ता है। याद रहे कहां पड़ता है? कच्छ का रण पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता भाई? तो हाँ, हमारे साथ बोलते भी रहें, दोहराते रहें, समस्याएं खत्म हो जाएगा। चलिए, इतनी बातें समझ में आया। अब बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहां स्थित है? तो जगह का नाम है पटियाला। कहां भाई? पटियाला। और पटियाला कहां पड़ता होगा? वाह भाई वाह। हाँ, तो पटियाला पंजाब बताइएगा। तो यहीं पर, हाँ, नहीं, वो गलत, वो कासगंज, वो पटियाली है, वो पटियाली। चलिए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, यहां पर एडमिशन कराइए और आप जो है क्रिकेटर बन जाइए, आप जो है एक फुटबॉलर बन जाइए। तो हाँ भाई, कैसे जो है मेहनत करेंगे तब बन पाएंगे, अन्यथा आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे भाई। समझ में आया? तो क्लियर हो गया भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। ठीक, जितने भी लोग हीरो बने हैं बॉलीवुड में, जितने लोग हीरो हैं, चाहे शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, और यहाँ गोरखपुर वाले क्या नाम है उनका भाई, सौरभ त्रिपाठी हो, सभी लोगों ने, ऐसा नहीं है कि वो आए कैमरे के सामने हीरो बन गए, ऐसा नहीं। हीरो बनने के लिए उन लोगों ने पढ़ाई किया, NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हर चीज की पढ़ाई। हीरो बनना तो पढ़ना पड़ेगा, भोजपुरी में जाए बता कौन पढ़ाई ना है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसको कहते हैं, हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है भाई, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है कहां? नई दिल्ली में। कहां भाई? ये नई दिल्ली के अंदर है। हाँ, तो इसमें याद रखिएगा NSD अगर पूछा जाए नई दिल्ली में है। हर साल 100 लोगों का एडमिशन होता है
और 100 लोग एडमिशन लेते हैं, यहां से निकलने के बाद वो फिल्मी दुनिया में कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, हाँ सेट हो जाते हैं। तो शाहरुख खान भी यहीं पढ़े, अक्षय कुमार भी यहीं पढ़े। आप देखेंगे जितने भी वर्तमान में बड़े बड़े हीरो हैं, चाहे वो आमिर खान हो, जितने भी हों, सबको कहीं ना कहीं क्या उन लोगों ने पढ़ा है, कोर्स किया है, तब जाकर वो हीरो हैं। समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? बाकी आप देखेंगे अगर वैसे ही आपको, तो आपके पास है, आप रील बना लीजिए, ठीक है, लेकिन हीरो आपको बनना है अगर, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइप का बनना है, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? कोर्स करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो उसका हाँ कहाँ है ये? एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हीरो बनने वाला स्कूल यही है, लेकिन इसमें अंग्रेजी अनिवार्य है। जिसको अंग्रेजी नहीं आता उसका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए अंग्रेजी अनिवार्य है इसमें, बिना अंग्रेजी के एडमिशन इसमें नहीं होता। क्लियर हो गया भाई? तो बिना अंग्रेजी या इसमें एडमिशन, हर साल 100 बच्चों का एडमिशन होता है। तो पूछेगा एनएसडी कहां, तो क्या बताइएगा? क्या बताइएगा भाई? एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में, ठीक है भाई। चलिए, आपने अभिनव बिंद्रा का नाम सुना? अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है? अभिनव बिंद्रा, अभिनव, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, अभिनव बिंद्रा का संबंध शूटिंग से है। का संबंध किससे है? शूटिंग। और शूटिंग दो प्रकार के, अरे हो नाचे गाए वाला शूटिंग नहीं, ये कौन वाला शूटिंग? ये बंदूक वाला भाई, ये निशानेबाजी। हाँ, शूटिंग वाले निशानेबाजी। तो अभिनव बिंद्रा का संबंध पूछेगा किससे है, तो क्या बताइएगा? क्या बताइएगा भाई? निशानेबाजी बताइएगा। पूछा जाएगा कि पहला ओलंपिक खेल, हाँ पहला ओलंपिक खेल की शुरुआत कब? ओलंपिक खेल की शुरुआत अगर पूछा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ, 776, ठीक है भाई, 776 किसमें हुआ? 776 ईसा पूर्व में हुआ। हाँ, ईसा पूर्व, बिल्कुल करेक्ट। 776 बीसी माने ईसा पूर्व। अब सोचिएगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले, हाँ 776 ईसा पूर्व में हुआ। तो पूछा जाएगा ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ? 776 ईसा पूर्व। कहां पर? एथेंस। कहां पर? एथेंस में शुरू हुआ। लिख लीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल बता दिया भाई, एथेंस में। लेकिन अगर हम एक सवाल और बता दें, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896, बिल्कुल करेक्ट। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896। आधुनिक ओलंपिक खेल अगर पूछा जाए तो 1896 कब शुरू हुआ भाई? आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत, ओलंपिक खेल की शुरुआत अगर पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा भाई? हाँ, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत अगर पूछा जाए तो 1896 बताइएगा। क्या बताइएगा? 1896 बताइएगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? हाँ, 1896 बताना है। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 और ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी माने ईसा पूर्व। बीसी माने ईसा पूर्व। बताइए कितना क्लियर हुआ भाई? इतनी बातें क्लियर हो गया। चलिए, तो पूछा जाएगा वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? वेलिंगटन कप यहां लिख देते हैं। वेलिंगटन नहीं, फुटबॉल से नहीं भाई, हॉकी से। वेलिंगटन कप का संबंध, कप का संबंध अगर पूछा जाए, ध्यान से बताइएगा। हॉकी क्या बताना भाई? हॉकी बता के चलना है। वेलिंगटन कप का संबंध पूछा जाए तो हॉकी बताइएगा। क्या? हॉकी बता देना है, ठीक है भाई। वेलिंगटन कप का संबंध क्या बताइएगा? हॉकी बताइएगा, ठीक है भाई। हॉकी बताइएगा। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी में कितना? 11। फुटबॉल में कितना? 11, ठीक है भाई। क्रिकेट में कितना? 11 ही होते हैं। तो वेलिंगटन कप पूछेगा क्या बताइएगा? हॉकी से संबंधित है, ठीक है भाई। हॉकी से संबंधित है। तो केवल क्या करना है? सारी बातों को लिखिए और लिखते हुए चलिए और दिमाग में रिपीट भी करिए कि इसको आपको याद रखना है। ये सारी बातें आपको 3 महीना याद रखना। कितना? 3 महीना। एक बार आप होमगार्ड बन जाइए, फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भैया मोटेरा स्टेडियम कहां है, कोई नहीं पूछेगा। एक बार नौकरी लग गई, वर्दी मिल गया, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि मोटेरा स्टेडियम कहां है, कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, वो खत्म। लेकिन जब तक वर्दी मिल नहीं रहा है तब तक क्या करना पड़ेगा? तब तक इन सारी बातों को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? तो अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? शूटिंग से, निशानेबाजी से। क्या बताइएगा भाई? शूटिंग, निशानेबाजी दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलिए, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहां है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है भाई। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम तो मोटेरा स्टेडियम, और इसका नाम बदलकर क्या हो गया? मोदी जी ने अपने नाम पर कर लिया है। तो अब हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता। कहां पड़ता भाई? गुजरात में पड़ता है। कच्छ कारण कहां है? गुजरात के अंदर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां है? पटियाला में है। और पटियाला कहां पड़ता है? पंजाब के अंदर पड़ता। कहां पड़ता भाई? पंजाब में पड़ता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम का नाम सुने हैं? कहां है? कानपुर। पूछा जाएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम बताइए। कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। कहां भाई? कानपुर में है।
ग्रीन पार्क स्टेडियम पूछा जाएगा, क्या बताइएगा? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर के अंदर है। कहां? बात समझ में आया भाई? चलिए, पूछा जाएगा जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? नहीं, वो मिल्खा सिंह नहीं, ध्यान से सुनिएगा, जीव मिल्खा सिंह का संबंध। अब आपको बताते चलें, इनका संबंध अगर पूछा जाए तो गोल्फ बताना है। क्या? इनका संबंध गोल्फ। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, उनको लगेगा धावक तुरंत गोला कर देंगे, खुश हो जाएंगे, चलो एक नंबर मिल गया, लेकिन गलत हो जाएगा। केवल मिल्खा सिंह पूछेगा तब बताइएगा धावक, ठीक है भाई? तो केवल मिल्खा सिंह पूछेगा तब धावक बताइएगा। इनके ऊपर जो, ठीक है भाई, मिल्खा सिंह और जीव मिल्खा सिंह दोनों याद रखें, ठीक? मिल्खा सिंह के ऊपर 3-4 बार सवाल बन चुका है। मिल्खा सिंह के ऊपर पूछा है, क्या पूछा सुनिएगा, मिल्खा सिंह के ऊपर पूछा है कि मिल्खा सिंह के ऊपर एक पिक्चर बनी है, पिक्चर का नाम है भाग मिल्खा भाग, ठीक है भाई? भाग मिल्खा भाग पिक्चर में किसने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाया है? फरहान अख्तर ने। किसने निभाया है? फरहान। और पिक्चर बनाया भी किसने? फरहान अख्तर ने बनाया, ठीक है भाई? तो कुछ ऐसे पिक्चर जो समाज को संदेश देते हैं, उनके लिए क्या होता है भाई? वो पिक्चर आपके काम का है, बाकी दूसरा पिक्चर देखने पर कोई काम का नहीं होता है, ठीक है भाई? चलिए, क्लियर हो गया। अब पूछेगा सीली पॉइंट का संबंध किस खेल से है? सीली पॉइंट, सीली पॉइंट का संबंध किस खेल से है? सीली पॉइंट का संबंध, अब देखिए अच्छे अच्छे बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे, तो याद रखना सीली पॉइंट का संबंध क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट। बच्चों को चाइना मैन पता है, लेकिन सीली पॉइंट नहीं पता है, तो यह भी क्रिकेट से संबंधित है। सीली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। बात समझ में आ गई? किससे संबंधित है? सीली पॉइंट का संबंध पूछा जाएगा किससे है, तो क्या बताइएगा? क्रिकेट बताइएगा। क्या बताना है? अच्छा, कल से कोशिश ये रहेगा, हम जो बातें बोल रहे हैं इसको हम रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप में भेज देंगे, तो ऑडियो भी बन जाएगा। आप खाली सुन लेंगे, ऐसे ही प्ले करेंगे, आपको ऑडियो भी मिल जाएगा। एक चीज तो ये हो जाएगा, दूसरा हम यहां आपको बता भी रहे हैं, तो 2-3 बार ऐसे ही रिपीट हो जाएगा। तो हम कोशिश रहेगा कि अब जो है आपको रिकॉर्ड करके ही सारी चीजें ग्रुप में दे दिया जाए। चलिए, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइएगा टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 5 दोहरा शतक किसने लगाया था? टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 5 दोहरा शतक किसने लगाया? राहुल द्रविड़। हाँ, तो टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक, कितना? 5 दोहरा शतक किसने लगाया? हाँ, तो 5 दोहरा शतक किसने लगाया? राहुल द्रविड़। 5 दोहरा शतक किसने लगाया? किसने लगाया? तो बताइएगा क्या नाम है? राहुल द्रविड़। क्या नाम है भाई? राहुल द्रविड़, ठीक है? भले अब आपको क्रिकेट खेलने नहीं आता, लेकिन आपको क्रिकेटर के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है भाई? तो राहुल द्रविड़ क्या पहली बार 5 दोहरा लगा दिया शतक, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। किसमें लगाया भाई? टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा, एक क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, हाँ, क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ। लेकिन भारत ने पहला विश्व कप कब जीता था? 1983। भारत ने क्रिकेट का पहला विश्व कप कब जीता? 1983। हाँ, भारत ने, हाँ, पहला विश्व कप कब जीता? विश्व कप कब जीता? तो क्या बताइएगा भाई? तो 1983। 1983 में भारत ने पहला विश्व कप जीता था। कौन कैप्टन था? कपिल देव। कौन था भाई? कपिल देव कैप्टन थे भाई। कौन था? कपिल देव। बात समझ में आया? तो पूछा जाए कैप्टन का नाम क्या था भाई? कपिल देव। समझ में आया भाई इतनी बातें? ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा क्या, सिलिकॉन वैली कहां है? वाह भाई वाह, सिलिकॉन वैली अगर पूछा जाए तो ध्यान रहे, भारत का सिलिकॉन वैली कहां है? बेंगलुरु बताना है, बेंगलुरु बता दीजिएगा। और अगर सिलिकॉन स्टेट पूछा जाए तो सिलिकॉन स्टेट पूछा जाए कर्नाटक, क्या बताइएगा? कर्नाटक बताइएगा। सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक में, सिलिकॉन वैली कहां है? बेंगलुरु में, ठीक है भाई? तो ये मान के चलिए, होमगार्ड से बेहतर नौकरी आपको मिलेगा नहीं। क्यों ऐसा बेहतर है? इसलिए बेहतर है कि कोई भी इसमें टेंशन नहीं है। आपको जाना है, ड्यूटी करना है, 8 घंटा ड्यूटी किया, शाम को घर, ठीक है भाई? समस्या क्या? खत्म हो गया। समस्या क्या हो गया भाई? खत्म हो गया। बात, हाँ, यहां होमगार्ड में रात में चौराहे ड्यूटी किया और दिन में अपना दुकान, छड़ सिरमिट बालू दुकान खोला, आराम से मजा छाना और आराम से, हाँ, कोई भी बिजनेस कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होमगार्ड के लिए क्या बहुत जबरदस्त है, ठीक है भाई? वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? हॉकी से। हाकिम के खिलाड़ी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। याद रहे, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ, लेकिन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व एथेंस में, कहा हुआ था? एथेंस में हुआ था। भारत ने पहला विश्व कप कब जीता? 1983। कपिल देव कैप्टन थे। क्या नाम था भाई? कपिल देव कैप्टन थे। समझ में आया? जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? गोल्फ से है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां है?
तो कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। सिली पॉइंट का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। तो सिली पॉइंट का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले कितने 5 दोहरा शतक लगाया? तो राहुल द्रविड़ ने लगाया भाई। सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? बेंगलुरु में। पूछेगा सिलिकॉन वैली कहां है तो क्या बताइएगा? बेंगलुरु में है। और सिलिकॉन स्टेट कहां है? कर्नाटक में है। तो सिलिकॉन वैली पूछे और चाहे सिलिकॉन स्टेट पूछे, दोनों बात समझ में आए। बात क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए भाई, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी लिख लीजिएगा। हाँ, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। हाँ, तो याद रहे संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे भाई? हाँ, फुटबॉल से। ध्यान से सुनिए, हल्ला नहीं करना। हाँ, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। तो ध्यान से हमारी बात को सुनिए। जैसे सिद्धार्थ नगर का लाल जगदम्बिका पाल, तो जगदम्बिका पाल नवगढ़ से ट्रेन पकड़े और ट्रेन पकड़ के पहुंच गए बंबई। तब भोरे भोरे बंबई कब पहुंचे? भोरे भोरे बंबई पहुंच गए। तब भोर घाट कहां है? तो पूछेगा भोर घाट कहां है? तो महाराष्ट्र। हाँ, कहां है? तो जगदम्बिका पाल जी भोर भोर में पहुंच गए थे ना, तो इसलिए भोर घाट कहां है? महाराष्ट्र में है। और इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, हाँ, उन्होंने महाराष्ट्र में पहुंचकर कहा हमको दीजिए थाली में भोजन। किसमें भोजन? थाली में भोजन। तब पाल जी को मिल गया थाली में भोजन। तो थाल घाट कहां है? थाल घाट भी महाराष्ट्र में है। कहां भाई? महाराष्ट्र में है। फिर पाल जी पकड़ लिए फिर ट्रेन, थाली भोजन करके पकड़ लिए, अब पहुंच गए केरल में। तो वहीं पर है पाल घाट। तो पाल घाट कहां? केरल में। तो पाल घाट स्थित है केरल में। कहां स्थित है भाई? तो केरल में स्थित है। क्या? पाल घाट। तो पूछा जाएगा पाल घाट कहां है? तो केरल में है। वैसे आपसे पूछा जाएगा साइलेंट वैली कहां स्थित है? तो साइलेंट वैली भी स्थित है कहां पर? केरल में स्थित है। हाँ, साइलेंट वैली कहां भाई? इसी को तो शांत घाटी कहते हैं। शांत घाटी कहां स्थित है? तो केरल में स्थित है। वैसे फूलों की घाटी कहां है? वाह भाई वाह, फूलों की घाटी है उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहां भाई? उत्तराखंड। बस खाली ध्यान से, आपको खाली ध्यान से सारी बातों को सुनना है। सवाल आपके पेपर में फंसाने वाली जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है भाई? तो पेपर में सवाल आपका फंसाने वाली जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? ध्यान सुनिए भाई। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल में, साइलेंट वैली केरल में, पाल घाट केरल में, थाल घाट महाराष्ट्र में, भोर घाट महाराष्ट्र में। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। किससे भाई? फुटबॉल से संबंधित। क्या संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? तो फुटबॉल से हो जाएगा। बात समझ में आया भाई? इतनी बातें क्लियर हो रहा है? इतनी बातें समझ में आ गया कि फूलों की घाटी कहां पर पड़ेगा? उत्तराखंड में। लेकिन मसाले का बगीचा पूछा जाएगा कहां है? मसालों का बगीचा कहां भाई? केरल में है। तो मसालों का बगीचा केरल में है। हम मसालों का बगीचा अगर पूछ लिया जाए तो बताइएगा मसालों का बगीचा केरल में। कहां है? केरल में ही मसालों का बगीचा कहां है? केरल में है। आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, मसालों का बगीचा केरल में है। अच्छा, मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इलायची को ही मसालों की रानी कहते हैं। वैसे इलायची वाला पहाड़ कहां है? केरल और तमिलनाडु दोनों जगह। कार्डमम, तमिलनाडु केरल दोनों जगह। तो तमिलनाडु में केरल में इलायची का पहाड़ है, वहां पर क्या इलायची की खेती होती है? तो पूछा जाएगा कार्डमम। कार्डमम माने इलायची। अंग्रेजी में कहते हैं कार्डमम, कार्डमम, और हिंदी में कहते हैं इलायची की पहाड़। क्या कहते हैं भाई? इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी अगर पूछा जाए तो केरल प्लस तमिलनाडु बताइएगा। क्या? केरल प्लस तमिलनाडु बता के चलिएगा। समझ में आया भाई? तो इलायची की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के अंदर है। सवाल आपको मिलेगा भाई। इतनी बातें समझ में आ गई? इलायची की पहाड़ कहां है? केरल और तमिलनाडु में पड़ता है इलायची की पहाड़। बात समझ में आया? चलिए अब हमें बताइएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलता है? बिल्कुल करेक्ट, पूर्वी घाट। हाँ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट कहां मिलता है? तो याद रखना है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलता है? कहां मिलता है? तो याद रखना नीलगिरी की पहाड़ी पर। क्या? नीलगिरी की पहाड़ी पर। हाँ, तो याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ी पर। कहां मिलता भाई? नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। कहां मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। याद रखिएगा, ये नीलगिरी पर्वत के ऊपर हाँ एक जो है फूल खिलता है, नाम है नील कुरिंजी। क्या नाम है? नील कुरिंजी। 12 साल में एक बार खिलता है। तो नील कुरिंजी फूल कहां खिलता है? तो यहीं याद रखना नील कुरिंजी। हाँ, तो नील कुरिंजी, नील कुरिंजी, नील कुरिंजी पुष्प कहां खिलता है? तो कहां खिलता है, यह भी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? हाँ, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी। वैसे याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा,
यहीं पर एक जनजाति पाई जाती है, टोडा। टोडा जनजाति कैसा विवाह करती है? यहीं पर बहुपति प्रथा विवाह है। अगर पूछा जाए टोडा जनजाति कहां पाई जाती है, हाँ भाई टोडा जनजाति, टोडा जनजाति जो है ये कहां पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? ठीक है भाई, जाती है। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी। समझ पा रहे हैं भाई? चलिए, टोडा जनजाति, इनकी जो महिलाएं हैं एक कई कई हस्बैंड इनके होते हैं, कई कई पति होते हैं। तो पूछा जाएगा बहुपति प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? टोडा, टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा पाई जाती है। समझ पा रहे हैं भाई? क्लियर हो गया टोडा? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, सरसों अनुसंधान संस्थान कहां है? लिखिएगा, सरसों अनुसंधान संस्थान राजस्थान में है। पूछा जाएगा सरसों अनुसंधान संस्थान कहां, बताइएगा? तो राजस्थान। सरसों अनुसंधान संस्थान कहां लिख दें? यहां लिख दें क्या ऊपर? हाँ, सरसों अनुसंधान संस्थान, सरसों अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाए तो कहां स्थित है? तो क्या बताइएगा? राजस्थान में। कहां स्थित है भाई? राजस्थान के अंदर है सरसों, मतलब सरसों के ऊपर सर्च होता कहां? राजस्थान में होता है। इतनी बातें समझ पा रहे हैं भाई? क्लियर हो रहा है? चलिए अब हमें ये बताइएगा, हाई वाला बात सब लिखिए, आई नोट हो गया, इधर वाला नोट हो गया। चलिए, तो भोर घाट कहां है? महाराष्ट्र में। थाल घाट कहां है? महाराष्ट्र में। पाल घाट कहां है? केरल में। साइलेंट वैली कहां है? केरल में। शांत घाटी कहां है? केरल में। फूलों की घाटी कहां है? केरल, हाँ फूलों का उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड में। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। हाँ, मसालों का बगीचा कहां है? केरल के अंदर है। और इलायची की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु, इसको कहते हैं कार्डमम। क्या कहते हैं भाई? कार्डमम की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के अंदर मिलता है। कहां मिलता है भाई? केरल और तमिलनाडु के अंदर मिलता है। इतनी बातें समझ में आया? चलिए, यहां हमने बताया पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। कहां मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। क्लियर हो गया भाई? चलिए, तो सरसों अनुसंधान संस्थान राजस्थान में है भाई, सरसों अनुसंधान संस्थान। अब हमें बताइएगा कि सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है? तो पूछा जाएगा, हाँ सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होता है भाई? सोयाबीन के उत्पादन, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां होता है? मध्य प्रदेश में। इसीलिए सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। अगर पूछ ले सोया प्रदेश किसे कहते हैं, हाँ तो मध्य प्रदेश बताइएगा। क्या बताना भाई? मध्य प्रदेश बताना है। तो सोया प्रदेश किसे कहा जाएगा? क्या भाई? मध्य प्रदेश किसे कहा जाएगा? मध्य प्रदेश को क्या? सोया प्रदेश मध्य प्रदेश किसे कहा जाएगा भाई? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। समझ में आ गया भाई इतनी बातें? चलिए, आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा चीनी कहां होता है? तो याद रहे सबसे ज्यादा चीनी उत्तर प्रदेश। तो चीनी का सर्वाधिक, हाँ चीनी का कटोरा, तो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश। अब हम चीनी कटोरा लिख दिए, आप पूछ जाइएगा चीनी सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश। चीनी का, हाँ बाउल ऑफ शुगर, शुगर ऑफ बाउल, कुछ भी पूछेगा तो चीनी का कटोरा। तो बताइएगा क्या? आपको उत्तर प्रदेश ही बताना। सबसे ज्यादा चीनी कहां? उत्तर प्रदेश में। अच्छा बताए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां है? रेलवे स्टाफ कॉलेज नहीं, रेलवे स्टाफ कॉलेज, हाँ ये कॉलेज बड़ोदरा में ही तो है, ये बड़ोदरा में ही तो है भाई, बड़ोदरा गुजरात। तो हाँ, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां है? बड़ोदरा। कहां स्थित है भाई? बड़ोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां है? तो बड़ोदरा। क्या बताइएगा? बड़ोदरा में स्थित है रेलवे स्टाफ कॉलेज। कहां? बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां मिलेगा भाई? तो बड़ोदरा में मिलेगा। कहां मिलेगा? बड़ोदरा में मिलेगा। इतनी बातें समझ में आया भाई? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां है? तो बड़ोदरा में। अच्छा बताइएगा, उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? यूपी का क्षेत्रफल कितना है भाई? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। हाँ 2,40,928। चलिए, ये है 2,40,928 वर्ग प्रति वर्ग, ये वर्ग किलोमीटर है। मतलब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इतना किलोमीटर है भाई। हाँ चलिए, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि यूपी का जनघनत्व तो कितना है? हाँ, तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं भाई? 800। अच्छा, यूपी का लिंगानुपात पूछा जाएगा, हाँ तो कितना है? 912 है। मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 912 महिलाएं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 912 महिलाएं। इसी को कहते हैं यूपी का लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वाह भाई वाह,
यूपी का स्थापना दिवस पूछा जाएगा तो बताइएगा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूपी का शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो बताइएगा 902। शिशु लिंगानुपात है, क्या है? शिशु लिंगानुपात है। ठीक है भाई, चलिए। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। हाँ, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1992। कब है भाई? हाँ, 1992 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 1992 स्थापना इसका क्या भाई? 1992 है। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992। 12 अप्रैल 1992 कब हुआ भाई? 12 अप्रैल, हाँ, 1992 बताना है। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। हाँ, तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 12 अप्रैल 1992। ठीक है भाई, चलिए 92 सही। लिखिए लिखिए, अब लिखते हुए आगे बढ़िए। कब है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। एसबीआई का भी कहाँ है? मुंबई के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश, अब ध्यान से सुनिए भाई, यह सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, चीनी का कटोरा यूपी है। सबसे ज्यादा चीनी उत्तर प्रदेश में, लेकिन याद रहे चीनी, हाँ, चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ढेर है। सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ है? तो लिख लीजिए, सबसे ज्यादा चीनी, सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ है? महाराष्ट्र। हाँ, तो सबसे ज्यादा चीनी मिल अगर पूछा जाए तो चीनी मिल है महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे चीनी कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन, गन्ना का सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए उत्पादन तो क्या बताइएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में। आलू सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में शहद सबसे ज्यादा। दूध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा पशु कहां है? उत्तर प्रदेश में। समझ में आ गया भाई? तो सब बताइएगा क्या हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश। अगर शहद का उत्पादन उत्तर प्रदेश, आलू सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, आम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, गेहूं सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश में। हाँ भाई, गेहूं का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कौन करता है? उत्तर प्रदेश ही गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। बात इतना क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? समझ में आई इतनी बातें? चलिए अब हमें बताइएगा, अब आपको यह बता के चलना है, पूछा जाएगा कि हाँ, बांग्लादेश की राजधानी पता है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या भाई? तो बांग्लादेश की आज जो बताएंगे कल फिर से पूछेंगे भाई, याद रहे, जो बताएं उसको पूछेंगे, कल फिर पूछ लेंगे ऐसे ही। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्या नाम है भाई? ढाका नाम है। ढाका। और पैसा बांग्लादेश में टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा का नाम है टका। बांग्लादेश में क्या चलता है भाई? टका चलता है। हाँ, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की राजधानी, पहले बताओ भूटान की राजधानी क्या है? हाँ, भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्या नाम है? थिम्पू है भाई भूटान की राजधानी। और भूटान की मुद्रा क्या है? वाह भाई वाह, भूटान की मुद्रा अगर पूछा जाए तो क्या है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट, नगुल टर्म। ठीक, बिल्कुल करेक्ट। तो भूटान की राजधानी थिम्पू हो गया। हाँ, याद रखना है। और भूटान, बांग्लादेश की राजधानी क्या बताएं? ढाका बताएं ना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका बताएं, गलत नहीं करना भाई। और मुद्रा क्या बताएं? टका। मुद्रा बता दिया टका। ठीक है भाई, मुद्रा बता दिया टका। तो बांग्लादेश में चलता है टका, भूटान में क्या चलता है? नगुल टर्म। थोड़ा थोड़ा करके याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप बताइएगा, हाँ, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका में चलता है डॉलर। अमेरिका में डॉलर चलता है। तो अमेरिका में, हाँ, अमेरिका की राजधानी क्या हो गया भाई? अमेरिका की राजधानी पूछा जाएगा, क्या बताइएगा? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। और हाँ, मुद्रा क्या है? मुद्रा चलता है डॉलर। याद रखिएगा, हाँ, मुद्रा चलता क्या? डॉलर। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में। हाँ, चीनी में सबसे ज्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ? बड़ोदरा में है। यूपी का शिशु लिंगानुपात कितना? 902। 902। हाँ, यूपी का स्थापना दिवस कब है? 24 जनवरी है। हाँ, यूपी का लिंगानुपात कितना है? 912 है। यूपी का जनघनत्व कितना है? 829 है। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928। रटाइए कि नहीं? हाँ, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या है? डॉलर है। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की मुद्रा नगुल टर्म। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। हाँ, और मुद्रा क्या है? मुद्रा टका है। राजधानी ढाका, मुद्रा टका। मुद्रा हो जाएगा टका। इतनी बातें समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया?